फिज़िक्स में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बोल दो। एक ही बात है। तो लाइट के बारे में लिखेंगे। लाइट हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिखे, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नॉन मैकेनिकल। सेकेंड पॉइंट, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग द पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, so its path is considered as straight line path. Frequency of light depends on nature of light source. Third point है, frequency of light depends on nature of light source. So during the propagation of light from one medium to another, its frequency will not change. स्टार लगा लेना इस पॉइंट के, याद रखना हमेशा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ये एक सेकंड रुक जाओ। फोर्थ पॉइंट लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। नेक्स्ट, फॉर अ लाइट रे, ये कौन सा पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट है ना। तो इस फिफ्थ पॉइंट के अंदर फॉर अ लाइट रे आगे लिखना है v इज टू एफ लैम्डा। तो इसमें लिख लेना लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है, एन एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, एंड जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट है। एंड नीचे लिख लेना एरो मार के, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू c से डिनोट करते हैं, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अभी मैं पहले पॉइंट समझा देता हूँ। तो पहला लाइट के बारे में कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, नॉन मैकेनिकल है। तो ये तो सिर्फ टर्म है, इसका यूज़ होगा नहीं एज सच। अगर आप पढ़ के आते हैं एसएचएम में तो आपको पता होगा, आगे भी आप पढ़ेंगे ईएम वेव्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग द पाथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको ये भी पता होगा, लाइट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ स्ट्रेट जा रही है फिर यहाँ से घूम के आ रही है। अगर मान लो बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो ऐसा तो है नहीं लाइट ऐसे घूम जाएगी उस ऑब्स्टेकल के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। सो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को ट्रैवल करती है। सो उस पाथ को हम स्ट्रेट लाइन पाथ बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है वो लाइट सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। लाइट सोर्स मतलब कहाँ से आ रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट किसी एक बल्ब से एमिट हो रही है, एंड ये एक वाटर का ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। तो वाटर के ग्लास में पानी भरा हुआ है, लेट से हाफ फिल्ड है वो। तो वाटर के अंदर जो है मीडियम अलग है, वाटर के बाहर जो है वो एयर है मीडियम, वाटर के अंदर वाटर है, मतलब ग्लास के अंदर वाटर है मीडियम। तो अब जब अगर लाइट रे उसके अंदर से पास करेगी तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि अभी वो वाटर में है या एयर में। फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है कहाँ से आ रही है। बल्ब से आ रही है तो वो हर जगह उतनी ही फ्रीक्वेंसी से आएगी जितनी से सोर्स से निकली है। बट जो वेवलेंथ है एंड जो स्पीड है वो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो चेंज कर जाती हैं। तो थर्ड पॉइंट ये था, ये पूछ भी लिया जाता है कई बार कि 3 दे देगा, बोलेगा कौन सा चीज़ में से कभी चेंज नहीं करता है। फिर कोई सिचुएशन बना देगा बहुत लंबी चौड़ी, फिर एंड में पूछेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पूछ सकता है, नहीं पूछता है ऐसे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट था, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ये तो मैंने बता दिया। स्पीड एंड जो वेवलेंथ है वो जिस में प्रोपेगेट हो रही है लाइट उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो अपने 5 पॉइंट लिख लिए। फिफ्थ पॉइंट में लिख लेना है, जैसे मीडियम वन में अगर V1 जो है, मीडियम वन है, मीडियम फर्स्ट, V1 जो है वो क्या है, एफ लैम्डा वन। मीडियम टू में V2 जो है वो एफ लैम्डा टू। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, V1/V2 जो होगा वो λ1/λ2।
नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट लिखना, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब इसके अंदर जो है, जैसे लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ से कोई एंगल आई बनाएगी एंड ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये एंगल आर, ठीक है। आई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए तो यहाँ लिख लेना रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे के अंदर v1 वेलोसिटी, f1 लैम्डा 1, इंसिडेंट रे यहाँ लिख लेना इंसिडेंट रे ब्रैकेट में लिख लेना v1 f1 लैम्डा 1। अब आपको यहाँ एक बात समझनी होगी, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तब पार्शियल फ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन भी अकर होता है, भले ही वो बहुत कम हो। वो ऑब्वियसली हम अगर मान लो कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ नेग्लिजिबल अमाउंट में रिफ्रैक्शन भी हमेशा होता है, बट वो नेग्लिजिबल इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट आगे आपको एक केस आएगा TIR का, सिर्फ वही एक है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग केस, उसके अलावा कोई भी जो सरफेस है वो कभी भी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग या परफेक्टली रिफ्रैक्टिंग नहीं होती है। कुछ ना कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट हो रही होती है, ट्रांसमिट हो रही होती है, और कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ, लेट्स से पहले यहाँ बना लेते हैं, ये लेट्स से मैंने ये बना लिया यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, ट्रांसमिटेड है। रिफ्रैक्ट होना या ट्रांसमिट होना एक ही बात है। रिफ्रैक्टेड रे, आप बोल सकते हो उसको ट्रांसमिटेड रहे, तो उसमें वेलोसिटी v2 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी f ही रहेगी एंड वेवलेंथ लैम्डा 2 रहेगी। अब यहाँ मीडियम 1 था, रीज़न यही है, यहाँ मीडियम 1 था, यहाँ मीडियम 2 था, और ये कोई स्मॉल एंगल r बोल देता हूँ, एंड जो ये है मिरर या फिर जो भी होगा आपका सेपरेट करने वाला, इसको इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस। नेक्स्ट जैसे मैं बता रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला आपको लिखना नहीं है, ये दो मत बनाना, मैं ऐसे समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। जैसे यहाँ फर्स्ट केस में क्या है, लाइट आ रही है, अब आप बताओ उसमें क्या होगा। लाइट 100 जूल एनर्जी से आ रही है, अब मैक्सिमम एनर्जी इस तरफ जा रही है, मतलब रिफ्लेक्शन अकर हो रहा है। तो आप देखोगे हमेशा एक पार्शियल फ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन भी अकर हो रहा है। सिमिलरली इन डिफ्रैक्शन का केस, ये रिफ्लेक्शन का, इसमें भी एक स्मॉल फ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन अकर हो ही रहा है, भले ही वो बहुत छोटा हो, नेग्लिजिबल हो, लेकिन वो होता ही है। यहाँ पे ये तो मत लिखना, इसमें लिख लेना, इस फिगर में लिख लेना, आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, कैपिटल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, स्मॉल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं पहले। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर लिखना, इसमें फर्स्ट लिखना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ लिखना, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट
लाइज इन सेम प्लेन। जैसे ये एक प्लेन मिरर है फॉर एग्जांपल, ये नॉर्मल है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे को हम डिनोट करते हैं जनरली ई कैप से, नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं एन कैप से, एंड रिफ्लेक्टेड रे को स्मॉल आर कैप से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से वेक्टर में हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या निकाल सकते हैं? ई कैप क्रॉस आर कैप। ई कैप क्रॉस आर कैप करोगे तो इसके परपेंडिकुलर कुछ आएगा। ई कैप क्रॉस आर कैप के परपेंडिकुलर लेट से यहाँ कुछ आ गया है, आउट ऑफ द प्लेन है ये यहाँ से परपेंडिकुलर है एंड ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब ई कैप क्रॉस आर कैप डॉट एन कैप, ये ज़ीरो आएगा हमेशा, क्योंकि ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो एन कैप के भी परपेंडिकुलर होगा। एंड दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं ज़ीरो होता है। बट ज़रूरी है क्या मैं ई और आर का क्रॉस लूँ? नहीं, ई क्रॉस एन ले लो, तुम्हारी मर्जी है। डॉट कर देना इसका आर के साथ। तुम बोलो मैं ये भी नहीं लेना चाहता, ये भी ज़ीरो ही आएगा, तो तुम अलग ले लो थोड़ा, आर कैप क्रॉस एन कैप डॉट ई कैप कर लो, ये भी ज़ीरो ही देगा। लिख लेना है साइड में यही बात, रीज़न वीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ई कैप और आर कैप और एन कैप को मेंशन कर देना फिगर में, तो ड्रॉ कर लेना एंड नीचे लिख देना। ई कैप को लिखना, ई कैप में लिखना, ई कैप एरो मार्क लिखना, वेयर ई कैप, फिर आगे लिखना उसके ई कैप इज़ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। नेक्स्ट जो है आर कैप है, आर कैप में लिखना यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एन कैप में सिमिलरली लिख लो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज always equal to the angle of incidence. Angle I is equals angle R always। बता भी हुआ है तो 10th में भी 9th 10th में आता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लिखना है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, दो पैरेलल बीम आ रही हैं एंड वो दोनों एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। पहले पैरेलल आ रही थी एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों पैरेलल गई हैं, थीटा 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 थीटा। थीटा थीटा कैसे लिखा? ऑब्वियसली क्योंकि पैरेलल है, जो एंगल यहाँ होगा वो यहाँ होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो अगर कोई दो बीम पैरेलल आ रही हैं तो वो दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर पैरेलल जा रही हैं तो वो जो सरफेस होगा, वो जो रिफ्लेक्शन होगा, उस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड लिखना इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे है? जैसे कोई ले लो, ये कोई सरफेस है, जैसे एक बीम यहाँ आ रही है, एक बीम यहाँ आ रही है। अब ये दोनों पैरेलल आ रही हैं एक दूसरे के, ठीक है, फिगर में आपको लग ना रहा हो, बट एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रही, नॉट पैरेलल।
फिगर अपने हिसाब से बना लेना, जब जैसे आपको बनाना हो दिखा देना, उसमें दो पैरेलल आ रहे हैं एंड दूसरे वाले को ऐसे सरफेस पे कराना कि वो थोड़ा ज़्यादा जाए एंगल पे, तो वहाँ से वो उसके पैरेलल ना जाए रे वन के। ये रे वन है, ये रे टू है, ठीक है। ये यहाँ पे एंगल जो सेकंड लॉ वो हमेशा वैलिड होगा, ये थीटा वन थीटा टू, ये थीटा टू होगा, आई मीन थीटा वन, ये थीटा वन, और ये थीटा टू, तो ये थीटा टू। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड रहेंगे। नेक्स्ट एक नोट लिख लो, नोट लिखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ कौन से, फर्स्ट जो तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं, सेकंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो नोट में लिखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रैकेट में बोथ आर वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ब्रैकेट में लिख लेना, प्लेन एज वेल एज कर्व्ड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट था नोट का, सेकंड पॉइंट लिखना, इफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ब्रैकेट ई कैप comma unit vector in the direction of normal at point of incident bracket में n cap are given, then we can express unit vectors in the direction of reflected ray bracket में r cap in terms of e cap and n cap। मैं यहाँ आपको डिराइव कर सकता हूँ बट फॉर्मूला याद रख लो इसका, ठीक है। क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे हैंडल करना है, बट फालतू की डेरिवेशन है, ज़रूरत है नहीं, याद कर लो इसको। बोर्ड वाले भी नहीं पूछते, कहीं नहीं आता ये, बेसिकली जी के लिए ही है ये। तो फॉर्मूला याद रखना हमेशा है, आर कैप किसके इक्वल होगा, ई कैप माइनस टॉइस ऑफ ई कैप डॉट एन कैप का होल का बाहर एन कैप है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नोट करना, a light ray traveling along the vector 3 I cap minus 4 j cap, a light ray traveling along the vector 3 I cap minus 4 j cap incidences on a plane mirror kept in xz plane, then find unit vector in the direction of reflected ray। तो करो सॉल्व। ये देखो अभी अभी फॉर्मूला लिखा है, अब फॉर्मूला निकाल लगा के तो आंसर आ जाएगा, बट मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ सवालों को करने का। सॉल्यूशन में मेथड 1 करके तो आप ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना। आंसर मेरे हिसाब से इसका आएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन 5, सॉरी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5 इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करो, आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, देखो ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। अब हमें क्वेश्चन में बोला यार लाइट रे ट्रैवलिंग अलॉन्ग 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। अब 3 आई, अब ऑब्वियसली हम ऐसे कर सकते हैं ऐसे बना के, बट वो क्या है, हमें आदत नहीं होती ऐसे करना, हमें ऐसे करके ऐसे करने की आदत होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लेफ़्ट से ही मान लेते हैं इंसिडेंट्स, तो ये है इधर 3 एंड इधर 4, ठीक है। तो ये एंगल जो है अगर आई होगा तो ये एंगल आई होगा, ये आई होगा तो ये आई होगा, ये एन कैप है, ये जो आ रहा है ये ई कैप है, एंड ये जो जा रहा है वो आर कैप है। तो आर कैप को मैं लिख नहीं सकता क्या, आर कैप को तो अब ये 3 और 4 कब होता है बताओ, पहले 10 आई निकालो यहाँ से, ठीक है। आर कैप डायरेक्ट मुझे तो दिख रहा है, बट 10 आई 3/4 यहाँ, इसमें 10 आई, इसमें 10 आई देखना, 3/4 यानी 37 डिग्री,
तो I37 है, तो हमें ऑब्वियसली आर कैप चाहिए। आर कैप कैसे लिख सकते हैं, ये आर कैप कॉस, यहाँ आर कैप साइन, ठीक है, साइन एंड कॉस में आ जाएगा, ये कॉस में और ये साइन में, क्योंकि एंगल इस तरफ है। तो आर कैप कॉस इस तरफ वाई डायरेक्शन में, आर कैप साइन आई कैप की डायरेक्शन में। तो आर कैप को तुम लिख सकते हो 1 साइन 37 डिग्री आई कैप प्लस 1 कॉस 37 जे कैप, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5। आप फॉर्मूला यूज़ करते तब भी यही आता। अब कोई अगर फॉर्मूला यूज़ कर रहा हो और वो मैं देखा है कई बार बच्चों के फॉर्मूला यूज़ करके आंसर नहीं आ रहे होते, फिर वो पीछे भागते हैं, सर आपने कहा था फॉर्मूला। अरे वो आपको लाइट ट्रैवलिंग अलोंग द वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, आपको फॉर्मूले के अंदर ई कैप पुट करना है। आप ई कैप को डायरेक्ट 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप नहीं लिख सकते, आप उसको यूनिट वेक्टर तो बनाओ, पहले मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, दैट इज़ 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन 5, ये तो ई कैप होगा। आप फिर इसको फॉर्मूला में पुट करके लगा दो, आ जाएगा ये, ठीक है। एन कैप जे कैप है तो लगा देना फॉर्मूला, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे, डेविएशन। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल डेल्टा कैसे भी बोल लो। आई आई कहाँ से आ रहे हैं, आ रहा है, ठीक है। सो अब डेविएशन क्या होता है, डेविएशन मतलब डेविएट होना, जैसे आप लोग अपने पढ़ाई के बाद से डेविएट होते रहते हैं, तो वही है ये डेविएशन, मतलब कहीं जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। तो जैसे इस लाइट को यहाँ जाना था, बट ये कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो ये इतने डेविएट हो गए अपने पाथ से। अब ये कितना आया देख लो, 180 ये है, ये 2i है, निकाल लो, पाई माइनस 2i है। बेसिक मैथ तो आती होगी तुम्हें थोड़ी बहुत। तो अब कोई बोले नहीं ये डेविएशन कैसे, डेविएशन तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पाई प्लस 2i। तो नीचे नोट लिखना है, एक नोट में लिखना, इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन टोटल डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड एज एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डेविएशन। बट देखो हम हमेशा छोटा वाला एंगल की बात करते हैं, तो हम ये वाला नहीं लेते हैं, हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। नोट लिख लिया, इन केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन टोटल डेविएशन इज एक्सप्रेस एज एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डेविएशंस। नेक्स्ट जो है हम कुछ सिचुएशंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, A light ray incidences on mirror M1 parallel to mirror M2 as shown। मैं फिगर बना दूंगा अभी, तो लिखना क्वेश्चन यही है, A light ray incidences on mirror M1 parallel to mirror M2 as shown dot find total deviation after all possible reflection। मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले, जो आपको क्या क्या गिवन है। ये 60 है, ये M1 है, ये M2 है। पहले तो करो, कोशिश करो, रुको रुको एक सेकंड, इंसिडेंट रे तो बनाऊँ मैं। ये क्वेश्चन है, तो अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट कर लिया होगा तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन होगा कैसे करना है। तो पहले ये 30 हो जाएगा, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहाँ से कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट साइड में लिख लेना, जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ ये है, एंड मैं यहाँ मान लो
कुछ एंगल लेट से 30 मान लेता हूँ मैं यहाँ, चले तो यहाँ से जाएगी तब भी कितना होगा ये 30, ये 30 तो ये 60, ये 60 है और ये हमें मान लो कुछ गिवन है। लेट से मैं इसको 2 बार इसको चेंज कर लेता हूँ। लेट सेपरेशन एक बार हमें दे रखा है, लेट से 90 दे रखा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ जाएगी तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो ट्रायंगल के अंदर 90 और 60 दो एंगल हमें मिल गए 150। तो तीसरा एंगल 30 होगा। 30 मतलब एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे ऐसे आएगी तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बन जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ सेपरेशन को ले लूँ 20 डिग्री, 20 डिग्री सेपरेशन ले लूँ, तो यहाँ एंगल कौन सा बनेगा? ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 60 + 20 80 हो गया। अब 180 चाहिए 100। तो अब ये एंगल एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूज़ बनेगा, ठीक है। तो ये जो लाइट होगी ना, ये यहाँ पे जब इंसिडेंट होगी ना, तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट होगी, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट होगी तो फिगर थोड़ा सही नहीं बना, कोई नहीं, दोबारा देख लो ये वाला केस। ये तो समझ में आ गया ना, जब एक्यूट होगा तब तो ऐसा बन जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज़ वाला बता देता हूँ मेरा केस वही है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 60, 100 जाना है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है यहाँ बनेगा, टोटल एंगल 100 है, क्योंकि हम हमेशा इसमें रफ बनाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपको लग रहा है कि ये तो आपको I=I नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं देखना है आपको क्वेश्चन को। तो अब यहाँ 60 था, ये 20 था, तो ये 100 हो गया। ये 100 हो गया तो ये तो 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये कितना बच गया? 10 बच गया। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये कितना होगा? ये 10। तो ये कितना होगा? 20 माइनस करते 100 से 80। अब यहाँ 80 आ गया तो आपको यहाँ से फिर और तो ऐसे होता है क्वेश्चन सॉल्व। तो अब यहाँ पे 60 दिख रहा है, यहाँ पे भी 60 बनेगा, तो ऑब्वियसली आपको पता लग रहा है यहाँ पे भी 60 ही बनेगा। यहाँ 60 हो गया। तो जब एक्यूट एंगल होता है तब नॉर्मल जो है वो राइट साइड में आता है। जब ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है, जो नॉर्मल जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। कंसेप्ट में लिख लेना, जब एक्यूट एंगल बने तो नॉर्मल राइट साइड आता है, जब ऑब्ट्यूज़ एंगल हो तो नॉर्मल लेफ्ट साइड आता है। आगे 1-2 क्वेश्चन और होगा, उसमें आपको और क्लियरली पता लग जाएगा। अब ये 60 है तो ये इंसिडेंट 30 है, तो यहाँ से जाएगी भी ये 30 पे ही, ठीक है। अब टोटल डेविएशन निकालना है। फर्स्ट इसको यहाँ जाना था, ये यहाँ से यहाँ गई, इसको मैंने Δ1 बोल दिया, Δ1 बोल दिया। नेक्स्ट है इसको यहाँ से यहाँ जाना था, ये यहाँ गई, मैंने इसको Δ2 बोल दिया। अब मैंने लिखाया था डेविएशन जो अलजेब्राइक सम होता है इंडिविजुअल जितने भी टोटल डेविएशन हो रहे हो, तो Δ1 को लिख सकता हूँ π-2i। तो 2i 2 × 30 हो गया, तो π-60 120 आ गया। और 120 कौन सा है? क्लॉकवाइज। देखो यहाँ जाना था, यहाँ चली गई, तो ये ऐसे घड़ी ऐसे में कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ क्लॉकवाइज CW लिखा मैंने, Δ2 पे आ जाते हैं। ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज। 120 आएगा, ये भी क्लॉकवाइज में। तो अलजेब्राइक सम डेल्टा नेट हमसे पूछा है, हमसे तो ये डेल्टा नेट पूछा है, तो 240 क्लॉकवाइज। अब कई बार क्या होगा, एग्जामिनर आपको 240 क्लॉकवाइज नहीं देगा ऑप्शन में, वो आपको देगा 120 एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी के नीचे एक नोट लिख लेना, इफ़ आंसर नॉट इन ऑप्शन सर्च फॉर रिवर्स ऑप्शन। क्योंकि भाई 240 इस पॉइंट से तू प्लस में पाई चला जा, या इस पॉइंट से माइनस में पाई होके चला जा, आना तो तेरे को यही है। तो ये सेम ही बात है। तो लिख लेना एक छोटा सा नोट, या फिर साइड में एक ब्रैकेट बनाना, लिख लेना उसमें इफ आंसर नॉट इन ऑप्शन सर्च फॉर रिवर्स ऑप्शन, ठीक है। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो क्लॉकवाइज को आप 360 में से माइनस कर देना, जितना आपका आ रहा है उतना एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है उसको 360 में से माइनस कर देना, आपका क्लॉकवाइज आ जाएगा, एंड वो आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट सिचुएशन है, सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, A light ray incidences on mirror M1 as shown। मैं डायग्राम बना दूंगा, लिख लो। A light ray incidences on M1 as shown, find total deviation after 3 consecutive reflections। ठीक है, तो जैसे
डायग्राम क्वेश्चन का ये सेपरेशन इस बार मतलब दोनों के बीच का एंगल 30 दे रखा आपको। ये 50 है, ठीक है, करो सॉल्व। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल वाला केस बनेगा, आपको डेविएशन निकालना है टोटल। सॉल्व कर लिया होगा। ये 50 है, ये 50 होगा, 50 30 80 80 100 बनेगा। अब ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10, ये 10। अब यहाँ पे इंसिडेंट करेगा है, अब ये 80 है, ये 30 है, ये एक और ट्रायंगल बन रहा है 80 + 30। यहाँ कितना रखूँ कि ये ट्रायंगल का सम 180 हो, 70। पर ये यहाँ से आ रहा है, अभी यहाँ से कहीं जाएगा, ठीक है। लेट्स से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लो इसका नॉर्मल है, ये 70 है, तो ये कितना हो गया, ये एंगल तो आपका 20 डिग्री ही बचा। फिगर सही नहीं बना, आप देख लेना खुद बना के। ये 20 हो गया, ये 70 है, ये 30, 100, ये 80, 180। पहले आपको इसको देख के ये एंगल डिसाइड करना है, फिर इसको और इसको देख के ये एंगल डिसाइड करना है। तो अब ये हो चुकी है, बाहर जा चुकी है, इतने ही रिफ्लेक्शन होंगे। तो हम डेल्टास कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें सारा देख लो। जैसे ये यहाँ डेल्टा 1 होगा, ये यहाँ जा रहा था, यहाँ डेल्टा 2 होगा, ये यहाँ जा रहा था, यहाँ डेल्टा 3 होगा। डेल्टा 1 जो है कैलकुलेट कर लेना, π-2i होता है, 100 में आएगा क्लॉकवाइज में। डेल्टा 2 जो है वो 160 आएगा एंटी क्लॉकवाइज में। डेल्टा 3 जो है वो 140 आएगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो मैं डेल्टा नेट क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा नेट बोल सकता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 200 एंटी क्लॉकवाइज, और मैं क्या बोल सकता हूँ 160 क्लॉकवाइज, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, चलो थर्ड लिखो। मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। देखो, फाइंड टोटल डेविएशन आफ्टर 2 consecutive reflections. Find total deviation after 2 consecutive reflections in terms of theta, ठीक है। सेम करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कर लिया होगा। लेट इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, ठीक है। ये कितना होगा, π/2 - अल्फ़ा। ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 90 है, तो यहाँ से ऐसे आ रहा है। अब आफ्टर 2 consecutive रिफ्लेक्शन बोल रहा है, ठीक है। टोटल डेविएशन निकालना है। अब इसका मतलब डेविएशन टोटल 2 होंगे, फिर नहीं होंगे। इसका मतलब जो तीसरा डेविएशन हो, जो तीसरा इंसिडेंट होगा वो परपेंडिकुलर हुआ होगा। तो ये रिट्रेस कर लेगा अपना पाथ। तो बट ये ज़रूरी भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर लिखा हो क्वेश्चन में कि थीटा बताओ या फिर जो भी एंगल बताओ जब लाइट रिट्रेस करे, बट देखो कंसेप्ट तो ये होता है, नहीं हो रही मतलब वापस रिट्रेस कर जाएगी। तो बट हमें उतना आगे नहीं जाना है, हमें इतना ही बता दो। तो ये कोई एंगल एक बीटा है, ठीक है। डेल्टा 1 में क्या लिख सकता हूँ, π-2i, तो π-twice of π/2 - π, तो ये आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा कर देगा, अल्फ़ा सॉरी 2 अल्फ़ा आ जाएगा क्लॉकवाइज में। अब फ्रॉम ट्रायंगल के अंदर ज्योमेट्री देख लो, एक ज्योमेट्री से पता लग रहा है हमें 90 + बीटा + थीटा + अल्फ़ा जो है 180 के इक्वल है, ठीक है।
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बीटा को 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, डेल्टा टू निकाल लो, डेल्टा टू निकाल लो यहाँ पे 180 माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना 90 माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा से, तो ये आ जाएगा 2 थीटा। क्योंकि ये जो आएगा ये आएगा आपका 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारा डेल्टा वन था वो 2 अल्फ़ा था क्लॉकवाइज, तो ये 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा चला जाएगा क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज। तो आंसर आपका बचेगा डेल्टा नेट 2 थीटा। तो यहाँ पे एक नीचे नोट बना के लिखो, ये रिज़ल्ट है तो लिखो, अपनी भाषा में लिख लेना, ये रिज़ल्ट है 2 कॉन्जुकेटिव रिफ्लेक्शन निकले डेल्टा नेट 2 थीटा। तो अब यहाँ से हम नोटिस क्या कर पा रहे हैं, जो डेविएशन है वो इंसिडेंट रे पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कैसे? इंसिडेंट रे वहाँ पे था ऐसे कुछ किसी एंगल पे आ रही है, अल्फ़ा हमने कितना भी माना था अल्फ़ा पे आ रही है ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब ये तुम चाहे किसी भी एंगल पे ले जाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डेल्टा नेट कितना आएगा हर बार 2 थीटा आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रे के एंगल से। तो ये वही है, ये ओनली वेल, तो ये डेल्टा नेट ट्वाइस ऑफ थीटा आता है। अब तुमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो जहाँ तुमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जैसे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने आपको रिज़ल्ट लिखाया है, जब दो मिरर के बीच में कोई थीटा एंगल हो तो डेल्टा नेट जो आएगा 2 थीटा आएगा, ये 60 था। इसमें आंसर देख लो कितना आएगा, इसमें भी आंसर 120 आया था। अब रिजल्ट जो आप लिख रहे हो, नोट जो लिख रहे हो, उसके अंदर लिखना डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, दोनों का 60 था, तो यहाँ पे 120 एंटी क्लॉकवाइज आया था। तो ये रिजल्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, फॉर 2 कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन टोटल डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। 2 नोट और लिख लो फिर हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो बचेगा लेकिन वो नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। एक सेकंड लिख लो, लाइट ऑलवेज फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर ये यहाँ से थीटा पे आ रही है और यहाँ से थीटा से जा रही है, तो अगर मैं इसको यहाँ से इंसिडेंट करा लूँ तो ये भी यहाँ से आके वहीं जाएगी, सारा पाथ पूरा रिट्रेस करेगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी, यहाँ से थीटा से आगे यहाँ से थीटा से आ रही है, तो अगर यहाँ से भेजोगे तो यहाँ से भी थीटा से आगे यहाँ से थीटा से जाएगी। थर्ड पॉइंट लिख लो, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस लाइट रीट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट है ऐसे है, नॉर्मल है तो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। यहाँ पे आई क्या होगा 0 होगा, आर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं।